हेलो, एक बार आवाज चेक करके बताओ जल्दी से कमेंट करके। आवाज सही हुई? ये फ्री फायर लेवल है ना, इसको भी ब्लॉक कर दीजिए। ये यूज कर सकते हैं। सही है। नो हेलो, स्टार्ट सर आ रही है। ओके 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 चलिए, थोड़ा सा इशू हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफी लेट हो गए हम लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल पोर्शन तो आएगा ही, पर न्यूमेरिकल भी आएगा। तो क्वेश्चन ये आता है, सर कौन कौन सा न्यूमेरिकल अपन करें। अगर हम एक जेई का पेपर देते हैं और पावर सिस्टम इतना बड़ा सिलेबस है, तो हम कौन कौन से पोर्शन को टच करें एज ए न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल की क्या वैल्यू रखनी चाहिए, कितना लेंथी करना चाहिए, कितना शॉर्ट करना चाहिए और क्या है। तो मैंने एक लिस्ट बना दिया, और ये लिस्ट आप सभी बच्चे जरूर अपने कॉपी में लिख ले। पावर सिस्टम के जो नोट्स है उसमें कॉपी में फर्स्ट पेज पे लिख ले कि न्यूमेरिकल इस पोर्शन से बना के ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, पहला। और उसमें भी जो रेड मार्क, मैंने जो मार्क में रेड कलर कर रखा है, वो रेड कलर का से पेपर आता ही आता है। और ये सारी चीजों से पेपर में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पर रेड वाले पोर्शन से आना मस्ट है। तो पहला जो है बेसिक है, मैं आपको यह बता दूं। पहला है अपना पावर सिस्टम में पर यूनिट सिस्टम से पेपर आएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है न्यूमेरिकल टॉपिक। फिर लाइन लॉसेस से आएगा, जिसमें आपको आई स्क्वायर एल निकालना होगा, या आप लाइन लॉसेस को वी स्क्वायर अपॉन आर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर आर है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये लॉसेस का फॉर्मूले से यहाँ पे निकलेगा, या फॉर्मूला लॉस का अगर निकालना चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो एसी वाले के केस में। लॉसेस रेसिप्रोकल टू वोल्टेज स्क्वायर और पावर फैक्टर स्क्वायर। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा ही लॉसेस कम होंगे, जितना ज्यादा पावर फैक्टर होगा उतना ही लॉसेस क्या होंगे, कम होगा। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक अभी सबको आवाज आ रही होगी। ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी लोग लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, वो ब्लॉक हो चुका है, डोंट वरी, वो ब्लॉक हो चुका है। वो क्या घर पे सीख के नहीं आया ना, वो उसके माँ बाप ऐसे ही बात करते होंगे आपस में, तो यहां पर भी वो ऐसे ही बातें करता है। तो उनके छोड़ो, बात खत्म करो। जिसकी जैसी फैमिली उसका वैसा बैकग्राउंड यूट्यूब के कमेंट में दिख जाता है। लीव इट। ठीक है, उसके बाद पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है। सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए। इसका फॉर्मूला में क्या हमें आना चाहिए, तो V1 V2 बाई एक्स साइन डेल। और सर इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूं, अगर दोनों को वैल्यू इक्वल कर लिया जाए। एक सेकेंड देखिए ध्यान से, मैं सारी चीजें आपको लिख दूंगा। यहां से न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। अगर आप छोटे छोटे एग्जाम में टारगेट करना चाहते हैं कि सर मेरा कोई भी पावर सिस्टम का क्वेश्चन ना छूटे, थ्योरेटिकल तो आपके रिवीजन और कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, पर न्यूमेरिकल कहां से आएगा, सर कौन सा न्यूमेरिकल बनाए कौन सा न्यूमेरिकल नहीं बनाए, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने ये वर्क किया आपके लिए। देखिए आपके स्क्रीन पे सामने ये मैंने सारी चीजें लिख दी है। यहां से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करके ही जाना आपके जेई के एग्जाम्स में। एग्जाम के डेट अभी नहीं आए हैं, तो जब भी एग्जाम हो तब से पहले, उससे पहले सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर लेने हैं। न्यूमेरिकल का एक अलग से कॉपी छोटी से बना लीजिए पावर सिस्टम का, या लास्ट के पन्नों को डिवाइड कर दीजिए न्यूमेरिकल पोर्शन के नाम से, उसमें ये सारे टॉपिक लिखिए और हर टॉपिक के 10-15 क्वेश्चन आप कर लीजिए। आपका 110% सारा न्यूमेरिकल बनेगा, एक्यूरेट आंसर आएगा विथ पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपके पूरे स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। फिर जीएमडी आएगा और जीएमआर आएगा। जीएमडी जीएमआर का आप याद रखिएगा फुल फॉर्म भी आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर एबीसीडी कांस्टेंट आएगा लाइन का। तो इसमें आप सिर्फ किसके लिए पढ़ के जाना, आपका जेई के एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, डिप्लोमा बेसिस का है ना, डिप्लोमा बेसिस पे तो बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, खाली साधारण पूछेगा। तो अगर हम एबीसीडी कांस्टेंट की बात करें भी तो सर एबीसीडी में क्या पढ़ेंगे, तो एबीसीडी में सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए पढ़ेंगे। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में ये होता है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में ये जो मैट्रिक्स बनती है वो बनती है ए बी सी और डी, और ए और डी इक्वल होते हैं, बी की वैल्यू जेड होती है और सी की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। ठीक है, फिर फॉल्ट पढ़ेंगे। फॉल्ट में आपका एलजी फॉल्ट, डबल एलजी फॉल्ट,
डबल एल फोल्ट, ट्रिपल एल फोल्ट, वो फोल्ट में कौन सा कंपोनेंट इक्वल होता है, कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होता है, कौन सा सीक्वेंस वोल्टेज किस में बराबर होते हैं, किस में क्या करंट निकलती है, उसकी वैल्यू कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ मिनिमम होती है, सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन सा होता है, सबसे कम फॉल्ट होने वाली फॉल्ट कौन सी है। तो थ्योरेटिकल भी आता है, उसमें न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। थ्योरेटिकल भी सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन सा होता है, एलजी फॉल्ट होता है। सभी कमेंट करके बताइए सभी एक बार, सबसे ज्यादा फॉल्ट होने वाला फॉल्ट कौन सा फॉल्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सबसे ज्यादा फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन में या पावर सिस्टम में कौन सा होता है, एलजी फॉल्ट होता है, ये सबको पता है, वेरी गुड। तो उसी तरीके के इससे फॉल्ट से पेपर आएगा। फिर पीएसएम से आएगा। पीएसएम क्या है मैं बता दूं एक बार थोड़ा सा आप सभी को, देखिए इसका न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आपसे पीछे जाएगा पीएसएम, तो ये होगा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। पीएसएम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉल्ट करेंट पिकअप करेंट इनटू सीटी रेशियो। पीएसएम का क्या होता है, फॉल्ट करेंट डिवाइडेड बाय पिकअप करेंट इनटू सीटी रेशियो, ठीक है। चलिए यहां पर भी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड काजल, प्लग सर्टी मल्टीप्लायर, ठीक है ओके। फिर वेरियस फैक्टर आएगा, लाइक लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड फैक्टर आ जाएगा, डिमांड फैक्टर आ जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर आ जाएगा, प्लांट कैपेसिटी आ जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी निकालिए, ये सारी चीजें आएगी। तो इससे न्यूमेरिकल आना मस्ट है। तो मेरे ख्याल से सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको पेपर मिलेगा ही मिलेगा, मे बी 1 और 2 क्वेश्चन, एक मिनिमम 1 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पावर सिस्टम में इस वाले टॉपिक से। तो इसका एकदम रिवीजन ढंग से कर लेना, बेसिक फॉर्मूला कर लेना, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ग्रुप और डिमांड फैक्टर, इसका नॉर्मल वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे लोड फैक्टर लेस देन 1 होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिमांड फैक्टर भी लेस देन 1 होता है, तो ये सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वर्बली भी क्लियर होना चाहिए, उस पर अगर न्यूमेरिकल डाटा दे दे तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व होना चाहिए। मैंने आज न्यूमेरिकल दिया है, हम लोग सॉल्व करेंगे, पर मैं डिस्कस कर देता हूं कि बच्चा पार्टी आपको फॉर्मूले किस पे आने चाहिए। दूसरा, कोरोना का न्यूमेरिकल कोरोना पे भी आता है। तो कोरोना का इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने से ज्यादा अच्छा है कि आप कोरोना का जो लॉस है वो डिपेंड कर लीजिए कुछ ऐसा, इस फॉर्मूले को याद रखिए बस। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है कोरोना का। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप बच्चा पार्टी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस चार्ट से आपको न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना मस्ट है। अब इसमें जो रेड कलर का है, जो रेड कलर का जो मैंने देर का सर्ज इंपेडेंस सभी बच्चों को पता है, ये होता है L/C और दूसरा होता है ZSC इंटू ZOC, ZSC/ZOC। ZSC क्या है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है, और SC क्या है, शॉर्ट सर्किट है, और OC क्या है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये एक मैंने बना रखा आप सभी के लिए कि इसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम कोई भी जेई का पेपर दीजिए या एई का भी पेपर दीजिए स्टेट लेवल में, आपको ये सारे न्यूमेरिकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पावर सिस्टम के सॉल्व होने चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल, जैसे पर यूनिट का टॉपिक उठाइए, 10-15 न्यूमेरिकल कर लीजिए। पर यूनिट कैसे निकालते हैं, बेस क्वांटिटी कैसे लेते हैं, चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कैसे बनता है, इसका बना लीजिए। लाइन लॉस का फॉर्मूला आपको पता है कि लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V² एंड cos स्क्वायर फाई। अगर मैंने वोल्टेज को डबल कर दिया तो लाइन लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो 1/4 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल हम लोग क्लास में कर चुके हैं। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें करने थे, तो हमने किए हैं, और आज भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये टॉपिक मैं आप सबके सामने इसलिए ला रहा हूं कि इस टॉपिक को आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। सर थ्योरी कराएंगे और न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल डाइवर्सिटी फैक्टर, हाँ ये सब देखो, आप सभी लोगों को जब सारे फॉर्मूले पते हैं, बस एक बार रिवीजन कर लेना। मेरा कहना है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट का अच्छा रिवीजन और सब्जेक्ट पे कमांड है तो हम वहां से फुल स्कोर लाना चाहेंगे। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, बाकी के छोटे छोटे सब्जेक्ट अगर वो ज़्यादा कवर आप नहीं किए या बहुत ही कम आपने पढ़ रखा है, बहुत ही कम टाइम दे रखा है, तो उससे अगर पेपर आता है तो उसका वेटेज भी कम है।
तो एक दो क्वेश्चन बनेंगे ना भी बनेंगे, पर अगर हमने मशीन, सर्किट, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम और पावर सिस्टम पे पूरा टाइम दिया है तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि एग्जाम्स में पूरा फुल स्कोर आए, उसमें ना मिस्टेक हो, ना गलती हो और ना कोई क्वेश्चन छूटे हमसे। इसलिए ये मैंने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को कंप्लीट कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्लीज। हाँ, ओके 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 सर, इसके बाद मशीन करा दो ना। नहीं, अपन ने डिसाइड कर रखा था ना पहले से ही। देखो कुछ सब्जेक्ट है ना, छोटे छोटे जो सब्जेक्ट तो कर लो, ठीक है। पावर सिस्टम बड़ा सब्जेक्ट था, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा सब्जेक्ट कर लेंगे, फिर मशीन आ जाएगा, फिर मशीन के बाद मेजरमेंट सेट का चल ही रहा है। इसी तरह से करते करते एग्जाम से पहले आपको हम सारा रिवीजन करा देंगे, सारा प्रैक्टिस करा देंगे, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करा देंगे। और जो तुम्हें लगे कि ये कॉपी में नहीं है या कुछ नया सीखने को मिले, उसका जरूर शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन ही एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट के 2-3 डेज में, लास्ट के 2-3 दिनों में आप पूरी कॉपी रिवीजन नहीं कर सकते। जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रखे हैं पतली सी कॉपी बनाकर, उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। पूरे नोट्स का रिवीजन करने के लिए टाइम आपको लास्ट के डेज में नहीं मिलेगा। जब लास्ट के 1-2 दिन के बाद एग्जाम होंगे तो आप शॉर्ट नोट्स की रिवीजन किया कीजिए जो आपने बनाए हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, बताइए आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, कमेंट करके जल्दी से बताइए। मैराथन क्लास कब चलेगी? मैराथन क्लास पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर मैं आपको चेक करने के लिए मैराथन क्लास लेंगे 6-6 घंटे की, 4-4 घंटे की। एक मैराथन क्लास में एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। पर अभी बहुत टाइम है, अभी 1.5 महीना टाइम है आपको। कम से कम फेब में अगर पेपर होगा तो अभी दिसंबर में 15 दिन के आसपास है, 10-15 दिन है, आपका पूरा जनवरी बाकी है। तो पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए अपने बेसिस पे, यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस रिवीजन दोनों हो जाएगा। तो एक मैराथन क्लास में पूरा एक समरी होता है ना, समरी दे दिया जाएगा, क्रैश कोर्स टाइप का। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर्ज इंपीडेंस, फर्स्ट क्वेश्चन का कमेंट आने लगा है, सभी बच्चे कमेंट करने लगे हैं। ठीक है, तो सर्ज इंपीडेंस ऑफ 50 माइल्स लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज दिस, कितना? 500 ओम्स। फॉर 25 माइल्स लेंथ विल बी, तो याद रखिए सबको पता है सर्ज इंपीडेंस, बहुत अच्छे लोगों ने कमेंट किए, डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, do not depend on length, so answer will be none of above. sorry answer will be 500 ohm। लेंथ बढ़ा दी या घटा दी, सर्ज इंपीडेंस इतना ही होता है। पर अंडरग्राउंड केबल का सर्ज इंपीडेंस 500 नहीं होता। न्यूमेरिकल में दे रखा है, टाइपिंग में दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। पर आपको पता होना चाहिए अंडरग्राउंड केबल का 40 से 60 होता है, जबकि ओवरऑल लाइन का आपका 400 के आसपास होता है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मे भी मिस्टेक हो, यहाँ पे 50 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए, 500 नहीं होता। आपका जनरली पूछ दे कि बताइए अंडरग्राउंड केबल का सर्ज इंपीडेंस कितना होता है, तो 40 ओम के आसपास आता है, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड खुशी, 40 से 60 होता है, ठीक है। 400 से 6 ओवरलाइन होता है, मोशन वेरी गुड, यस यस यस, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता और दोनों का वैल्यू आपको 400 होता है ओवरलाइन के लिए और 40 से 60 के रेंज में होता है अंडरग्राउंड के लिए। इतना बेसिक याद रखिए, बहुत इनफ है आपके जेई के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन है, बताइए। फिर वही है, क्या न्यूमेरिकल का टॉपिक था ये? हाँ सर था। इस पे न्यूमेरिकल करना चाहिए सर? हाँ करना चाहिए, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो कमेंट करके मुझे पीएसएम की वैल्यू बताइए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। सब लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए सर्ज इंपीडेंस, ठीक है, सर्ज इंपीडेंस कम्युनिकेशन लाइन का कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सर्ज इंपीडेंस कम्युनिकेशन लाइन का कितना होता है? सर्ज इंपीडेंस कम्युनिकेशन लाइन का कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ।
इसका आंसर भी देंगे सभी लोग, कमेंट नहीं, इसका आंसर नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, लेस देन 20 ओम सर। चलिए इसका आंसर दे रहे हो, सर्ज इंपेडेंस बता रहे हो आप लोग सभी लोग। पहले आंसर दीजिए, पहले आंसर दीजिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से, आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए मैं एक बार कमेंट ले लूं, सभी बच्चों का कमेंट ले लूं, कमेंट ले लूं। आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी डी डी। खुशी का डी आ रहा है, ठीक है, खुशी का ठीक है, राजेश्वर का डी, अविनाश का डी आ रहा है, डी 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 20 सर्ज इंपिडेंस, ठीक है, डेमो का डी आ रहा है, प्रिंस का ए आंसर आ रहा है, अतुल का डी आ रहा है, खुशी का 80 एम्पियर, ठीक है, वेरी गुड। देखिए सभी को पता है कि पीएसएम क्या होता है भैया, तो पीएसएम होता है सर फॉल्ट करेंट, पिकअप करेंट, सीटी रेशियो। बहुत सिंपल सा है। फॉल्ट करंट कितना दे रखा है? 8000। पिकअप करंट कितना होता है? तो भैया सेटिंग कितनी कर रखी है रिले की? 25%। 25% किसका? 5 एम्पियर का। तो 5 एम्पियर का यहां पे हम लोग ने ले लिया क्या? 25%। ये पिकअप करंट है, ठीक है। सीटी रेशियो कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है सर 400/5, 400/5 दे रखा। तो 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, वेरी गुड। 25 से 4 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया 100 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 80 आ जाएगा। सो आंसर इज, तो जिनका डी आंसर है वेरी गुड, उनका कैलकुलेशन बहुत सही है और उनका आंसर भी बहुत सही है, उनके कॉन्सेप्ट भी सही है, ठीक है। प्रखर, प्रभाकर शेखर, ठीक है, वही खुशी वही, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑन द बोर्ड, चलिए बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट ऑन द बोर्ड जल्दी से आंसर बताइए। पर यूनिट का है, जितनी टॉपिक मैंने लिखवाई थी सबका एक एक न्यूमेरिकल मैंने दे रखा है कि बस आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। आपसे बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, बात ध्यान रखिएगा। साधारण सिंपल सरल सा आएगा, पर आपको बस उस न्यूमेरिकल के फॉर्मूले पे पूरा कमांड होना चाहिए, और उसके फॉर्मूले भी याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल नहीं देता, सिर्फ फॉर्मूला पूछ देता है। तो न्यूमेरिकल ना दे तो फॉर्मूला भी आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। शिवम सर समझ नहीं आया, प्लीज सर पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया। शिवम कौन सा पुराना क्वेश्चन समझ नहीं आया? पीएसएम का फॉर्मूला होता है शिवम, अगर आपके अभी तक नोट्स में अभी तक पीएसएम का फॉर्मूले का न्यूमेरिकल नहीं किए हो एक बार भी, तो ये तुम्हारे लिए नया है। अगर पीएसएम नहीं किए हो तो ध्यान रखिए, पीएसएम का फॉर्मूला होता है, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं, इसी पेज पे लिख देता हूं। जब हमें पीएसएम निकालना होता है, ध्यान रखिएगा, जब हमें पीएसएम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है सर कि फॉल्ट करंट लीजिए। बच्चा पार्टी ये सॉल्व करो, ये शिवम के लिए, शिवम को ये नहीं पता। यहां पे आता है पिकअप करंट, और यहां पे आता है सीटी रेशियो। सर पिकअप करंट क्या होता है? कितने करंट की वैल्यू पर रिले पिक कर जाएगा। तो रिले का जो सेटिंग होती है, चलिए सेटिंग दे रखा मान लीजिए 25%। रिले को करंट कौन देता है? सीटी देता है। तो सीटी का कौन सा देता है? सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड नहीं देता। तो सेकेंडरी साइड कितना एम्पियर था? 5 एम्पियर, और प्राइमरी साइड कितना था? 400 एम्पियर। तो जो सेकेंडरी साइड सीटी का होगा वही रिले को जाएगा, पर रिले की सेटिंग कितनी कर रखी है? 25% ही करंट आएगा तो रिले काम कर जाएगा। तो इसका 25% निकाल लो शिवम। तो जब इसका 25% निकालेंगे, ठीक है, इसका 25% निकालेंगे तो 5/4 जो एम्पियर करंट होगा वो पिकअप करंट होगा। तो यहाँ पे फॉल्ट करंट था 8000, पिकअप करंट था 5/4, और सीटी रेशियो है 400/5, ठीक है। तो ये यहां से कट गया, ये 100 टाइम्स में कट गया, और 100 के 2 जीरो यहां से हट गए, तो यहाँ पे 80 एम्पियर आ गया। ऐसे निकलता है शिवम पीएसएम। अगर पीएसएम का फॉर्मूला नहीं पता तो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके आंसर आने लगे 9, देखते हैं इसके क्या आंसर आ रहा है। एबीसीडी में आंसर कर देंगे सभी लोग। बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी बी बी। ओके शिवम, इसको नोट डाउन कर लो शिवम, अगर आप
अभी तक इस लेवल के टॉपिक का न्यूमेरिकल आपने नहीं किया है, इसलिए आपको फॉर्मूले की जानकारी नहीं है। जिन बच्चों ने इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करके बैठे, रिवीजन चल रहा है, यहाँ पर भी रिवीजन कर रहे, तो उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही कॉमन सी बात है। बी आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है। चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला है, सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं जेड न्यू का, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं, जिस बच्चे के लिए नया है वो बच्चा इस फॉर्मूले को लिख लेना अपनी कॉपी में। टफ होता है, मानते हैं, अगर कोई जस्ट स्टार्ट ही किया पढ़ना तो उसके लिए सारी चीजें न्यू होंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है समझना। जो बच्चे पहले से ये सारी चीजें कवर कर रखे, रिवीजन कर रखा है, अपने नोट्स का रिवीजन करते हैं पर डे सोने से पहले, उनके लिए ये सब फॉर्मूले बहुत ही कॉमन सी बात है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस, इस बेस पे इंपीडेंस दे रखा है 0.2, तो ये रहा 0.2, और इसका वोल्टेज कितना दे रखा है 13.2, तो ये हो जाएगा ओल्ड, और ये भी डाटा क्या हो जाएगा ओल्ड, और ये भी डाटा क्या हो जाएगा ओल्ड। अब न्यू क्या देगा, पर यूनिट निकालना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सर कि ये न्यू पूछा है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी न्यू, और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड इज 13.2 बटे का स्क्वायर, न्यू में क्या है 30, ऊपर है 60। थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग इसका आंसर सॉल्व करके बताएंगे। अनिमेश, मुझे भी नहीं आता था, कोई बात नहीं अनिमेश, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। पीएसएम का न्यूमेरिकल बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, पावर सिस्टम में पूछता ही पूछता है प्रोटेक्शन से ये। तो चलिए 0.091 आ रहा है, तो आंसर शायद मेरे ख्याल से यही राइट आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग इसको सॉल्व करके, नहीं तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। पावर तो लगाओ, कहां पावर लगाना है प्रभाकर शेखर, कहां पावर लगाना है, पावर तो लगाओ सर, पावर लगाना है यहां पे 2। किलो वोल्ट वाले में स्क्वायर होता है, एमवीए में स्क्वायर नहीं होता। फॉर्मूले को एक बार देखो प्रखर। चलिए नेक्स्ट ऑन द बोर्ड, सॉल्व कीजिए भाई, बताइए, सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग जल्दी से इसका आंसर सॉल्व करके बताएंगे। मैं स्क्रीनशॉट चुका हूं, जल्दी से आप इसको नीट एंड क्लीन करके जल्दी से देख के बताओ। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग फास्ट, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग फास्ट। अच्छा, वो पावर दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं प्रखर, अगर मेरे से पावर अगर बाई चांस छूट भी गया तो आप अपने फॉर्मूले पे बने रहो ना। सर से मान लो मिस्टेक हो सकती है, जल्दीबाजी में मिस हो गया, पर आप अपने फॉर्मूले को तो जानते हो, आप अपने फॉर्मूले के हिसाब से डाटा को डालिए, आंसर लाइए। हो सकता है कभी कभी लिखने में दिमाग से निकल सकता है, पर मैंने लिखा था बहुत छोटा लिखा था इसलिए आपको नहीं दिखा, कोई बात नहीं, पर आपको अपना फॉर्मूला कंफर्म है ना, आप अपने फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है प्रगति, फिर डी आंसर आएगा। चलिए अवनेश ने सबसे पहले आंसर दिया डी, फिर प्रभाकर शेखर ने भी डी आंसर दिया है। ठीक है, नहीं आया समझ में ये क्वेश्चन, आलोक कुमार सिंह वेट करेंगे, मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आया। ठीक है, देवेंद्र का भी राइट आंसर आ रहा है, पार्थ का ठीक है, खुशी राय का भी ठीक है, वेरी गुड भैया। जे प्रैक्टिस कर रखा है, जिसने बना रखा है क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। यहाँ पर भी चंद सेकेंड में आप आंसर दे रहे हो, इसी तरह का प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, उसी कॉन्फिडेंस से पेपर निकलेगा। ठीक है, एग्जाम के दिन आपकी कितनी नॉलेज है ये मैटर करता ही है, पर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप नर्वस नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट है, आइए सर हाँ ये दीजिए पेपर बना दूंगा, ये क्वेश्चन दीजिए बना देंगे। तो वो तभी आता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हो, हर सब्जेक्ट पे रिवीजन करते हो, तभी हो पाता है।
2-4 दिन 10 दिन पढ़ के अगर नौकरी लेती तो बच्चे इतने दिनों से जो साल भर से मेहनत करते हैं वो तो बेवकूफ है ना। इसीलिए कंप्लीट रिवीजन, डेली प्रैक्टिस, करंट अफेयर, जीएस सबको देख के चलना है। चलिए, हाँ ये बहुत सिंपल है। कैपेसिटी ऑफ लाइन मीन्स कितना पावर ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है, ये कहने का मतलब है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो भी आपको ये चीज समझना चाहिए। तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो होती है सर वो V1 V2 बाई एक्स साइन डेल होता है, ठीक है। अब डेल का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है तो इसकी वैल्यू हम लोग ऑटोमेटिकली नहीं दे रखा है तो हम लोग साइन डेल की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। अब दोनों वोल्टेज एट द बोथ एंड दे रखा है सेम, तो दोनों का वोल्टेज एट सेम दे रखा है तो 32 × 32, ठीक है। किलो है तो यहाँ पे आ जाएगा मेगा वोल्ट हो जाएगा, क्यों किलो मल्टीप्लाई होकर मेगा हो जाएगा ना सर, हाँ मेगा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 128 मेगावाट। डी आंसर, जिनका डी है राइट है। सर इसका नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि आपको 1 लेके चलना है। ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको क्या लेके चलना है, 1 लेके चलना है, ठीक है ठीक है। हाँ भैया बिना स्ट्रगल का बैठे बैठे रजाई में बैठे, ठंड में रजाई में बैठे हुए और आपको नौकरी लगे, ऐसा नहीं होता। स्ट्रगल मेहनत तो बच्चों को करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात देखिए, क्लियर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बताइए इसका आंसर। बहुत सिंपल सा आंसर दिया मैंने, बस चेक करने के लिए कि प्रोटेक्शन का रिवीजन है कि नहीं आप सभी को। बस आपको चेक करने के लिए आपने प्रोटेक्शन का रिवीजन छोड़ा तो नहीं है कि हाँ सर प्रोटेक्शन के 2-4 क्वेश्चन बना लिए तो मुझसे सब बन जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करूंगा, इसमें टाइम नहीं दूंगा। हाँ बस वो इंटरनल फॉल्ट, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट के लिए क्या होता है, ब्रूकोस रिले। आप मुझे कमेंट करके बताइए, कि ट्रांसफार्मर की मिनिमम क्या रेटिंग होनी चाहिए जिसके लिए हम ब्रूकोस रिले इस्तेमाल करते हैं। क्या सभी छोटा सा ट्रांसफार्मर में भी ब्रूकोस रिले लग जाएगा क्या? जो मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसमें कहीं ब्रूकोस रिले लगा देंगे क्या? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मिनिमम रेटिंग क्या होनी चाहिए ट्रांसफार्मर का जिसमें ब्रूकोस रिले का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रीतम वोल्टेज नहीं बताना है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग बतानी है। खुशी रहेगा 500 MVA आ रहा है, ठीक है, 500 KVA आ रहा है, ठीक है, 250 MVA आ रहा है, 500 KVA आ रहा है, 700 KVA, 5 MVA, 500 क्या, चले 100 KVA। ताहिर अंसारी, जब हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछ रहे हैं तो आप वोल्टेज बता रहे हो यार, कम से कम इतना सेंस तो रखो भाई कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में लेते हैं। कम से कम आंसर तो उस रेटिंग में तो दे दो, आंसर चाहे गलत दो अलग बात है, इतना तो रखो कॉमन सेंस कि सर ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछे तो वोल्टेज में आप बता रहे हो। इस तरीके से कमेंट में तो मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में भैया, ठीक है। पहले देखो, पहले ब्रूकोस रिले बहुत ही बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में लगाया जाता था पहले, मतलब जब ब्रूकोस रिले का ये इस्तेमाल ज्यादा हुआ करता था, ब्रूकोस रिले का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा ट्रांसफार्मरों में लिया जाता था। अब थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, अब मशीन को, पावर सिस्टम को, ट्रांसफार्मर को सेफ्टी पर्पज ज्यादा की जरूरत है और हम लोग ज्यादा प्रोवाइड कराते भी है। तो अब जो है वो है अगर रेटिंग 250 KVA से ऊपर है, किसी बुक में 500 KVA भी दे रखा है, पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर 250 KVA से ज्यादा दे रखा है आंसर में, ऑप्शन में, तो आप उसी पे टिक कीजिएगा। 250 KVA से अगर ऊपर का अगर है, ठीक है, 250 KVA से अगर ऊपर का है आपका ट्रांसफार्मर की रेटिंग तो आप उसमें ब्रूकोस रिले लगाएंगे। 250 KVA से नीचे में आपका नहीं लगेगा। जल्दी गलती डिजिट प्लेस हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए जल्दी से इसका आंसर। अगर 250 KVA दे रखा है तो 250 KVA पर आप ब्रूकोस रिले इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिए 250 KVA से नीचे नहीं।
250 केवीए एमबीए और केवीए में डाउट था, इसीलिए आलोक कुमार सिंह एमबीए 250 एमबीए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, उसमें तो लगेगा ही लगेगा। हम मिनिमम रेटिंग पूछ रहे हैं, ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं इसमें क्या आंसर है, और सिंपल सा ये है, तो लेंथ वाली ये बात है ना, लेंथ और चार्जिंग करंट रेसिप्रोकल होता है। लेंथ अगर कर दिया गया यहां से 50 से 100, अगर इसको डबल कर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ कर दो यहां पे, ये सब तो ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, चार्जिंग रिएक्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फिर से मैं थोड़ा सा चेक कर लूं आप लोगों को। और पावर सिस्टम की जितनी क्लास हुई है सबका पीडीएफ बन चुका है, क्लास खत्म होते सार टेलीग्राम से लीजिए, उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, आंसर्स नहीं होगा। और आंसर मैंने हर चीज का आपको सिखा रखा, करवा रखा क्लास में प्रैक्टिस। बस उस पीडीएफ को डाउनलोड करके बिना गलती किए हुए 100 आउट ऑफ 100, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 100 राइट होने चाहिए, ठीक है। अगर 200 क्वेश्चन है तो 200 में से 200 राइट होने चाहिए। अगर 300 क्वेश्चन है तो 300 में से 300 राइट होने चाहिए। उसके बाद अगर गलती होता है तो इसका मतलब आपने क्लास में जो रिवीजन किया उसको सीरियसली नहीं लिया है। तो एक बार आप टेस्ट देके देख लेना, ठीक है। और 300 क्वेश्चन में मुश्किल से 15 सेकंड, 15 मिनट या 30 मिनट देंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन किया हुआ है ना, तो देखते साथ टिक मारिए, देखते साथ टिक मारिए। एसएससी जेईई मेंस क्लियर करना है, ठीक है प्रखर, राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। डेरिवेशन कितना लिखना है, कितना लिखना है, स्पीड, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस का सारा क्वेश्चन सभी बच्चों को आ सकता है कि पेपर बहुत ही लेवल का नहीं होता, पर बात है कि 2 घंटे में सारा आंसर लिख पाते कि नहीं, राइटिंग कैसी होती है, डायग्राम बनता है कि नहीं, पेपर का लेंथ कितना रखें, तो वो सब डिसाइड करता है मेंस का पेपर, क्योंकि मेंस के 2 घंटे में पूरा पेपर को लिख ही नहीं पाता। पावर सिंक किसमें होगा भैया, तो जनरली ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एक फंडा है जिसमें प्रॉब्लम आती है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मतलब मोर रिले, और ये आपको मैंने सभी बच्चे पार्टी को बता रखा है, स्मॉल, लॉन्ग, मीडियम। चलिए नेक्स्ट ऑन द बोर्ड, बताइए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बर्डन निकालना भैया आपको, बर्डन, हाँ अमित, पावर स्विंग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग आपका मोह रिले लेते हैं, जिसको एडमिटेंस रिले कहते हैं। ओम इनवर्स को मोह बोल सकते हैं अपन, लिख सकते हैं। चलिए इसका कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। एक ट्रांसफार्मर है सीटी, देखो यहाँ पे ध्यान से देख, सीटी अगर बनाना चाहे हम लोग, चलिए एक मान लीजिए हम लोग ने ये सीटी बना लिए, ये इसका प्राइमरी और इसका सेकेंडरी है, और सीटी का जो सेकेंडरी होता है वहाँ पे हम लोग एक रिले लगाते हैं, और इसी रिले सेकेंडरी का जो करंट जाता है रिले में, तो रिले ऑपरेट होता है, फिर रिले किसको सिग्नल देता है, सर्किट ब्रेकर को। अगर लाइन में अगर क्या आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, तो ये अगर ये लाइन में अगर फॉल्ट आ गया तो इस तरीके से, ठीक है। रिले का पिकअप करंट कितना है, 25%, और बर्डन कितना है आपका, रिले का बर्डन कितना है आपका 5 MVA, 5 VA, 5 VA इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज पूछा तो वोल्टेज इक्वल टू 5 MVA अपॉन करंट। करंट कौन सा, पिकअप करंट, तो पिकअप करंट कैसे निकलेगा, तो पिकअप करंट निकलेगा सर 25% ही तो दे रखा है, तो 25% ले लो। 25% किसका लेना है, ये क्या है, सीटी है, सीटी का कौन सा, सेकेंडरी साइड। सीटी का सेकेंडरी साइड कितना एम्पेयर होता है, सीटी का स्टैंडर्ड वैल्यू है, ध्यान रखिएगा 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर सीटी का सेकेंडरी का स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये कितना कट जाएगा भैया, 4 टाइम में, तो करंट आ जाएगा यहाँ पे 5/4, सो 5 × 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट होगा भाई, जिसका 4 वोल्ट आ रहा है राइट आंसर। प्रमोद 1.25 वोल्ट कैसे आ गया आपका,
प्रमोद 1.25 वोल्ट कैसे लाया आपने, जल्दी बताओ मुझे। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहां पे पिकअप करंट कितना है, 25% ही है। पिकअप करंट कितना है, 25%। अगर 25% ना रहे, 100% रहेगा तो 1 वोल्ट आएगा। डी आंसर आएगा, अतुल डी आएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, फॉल्ट लेवल पूछा है मैंने, जल्दी से बताइए इसका आंसर। फॉल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है। जितनी टॉपिक मैंने लिखवाती वो सारे टॉपिक का एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर टॉपिक का नाम आपको पता चली गया कि सर ने क्या क्या बताया। उस टॉपिक के आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी टाइप का बुक हो, ठीक है, बीके मेहता हो, आपका राजपूत हो, यूथ हो, और आपके जेबी गुप्ता हो, या आपके पास कोई लोकल हो या गलगोटिया हो, कोई भी बुक हो जिसमें एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दे रखा है, उसमें से वो टॉपिक छाट छाट के न्यूमेरिकल बना के चल जाएगा। छोटा छोटा न्यूमेरिकल, बहुत लेंदी नहीं, आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछेगा, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर है, उसका इंपीडेंस है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सर फॉल्ट लेवल क्या होता है। तो फॉल्ट लेवल होता है 1/x पर यूनिट इनटू MVA बेस। पर यूनिट का मतलब यहाँ पे ये चीजें किस में देनी होनी चाहिए, परसेंटेज में। यहाँ पे क्या दे रखा है, परसेंटेज में। कितना परसेंट दे रखा है, 10% दे रखा है। तो 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। MVA कितना दे रखा है भैया, कहाँ है MVA, 500 kVA। तो MVA नहीं है तो kVA ही सही, कोई बात नहीं। 10 टाइम्स तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सभी लोग, फेज सीक्वेंस का है। रवि शर्मा का बी आ रहा है, अक्षय कुमार का ए आ रहा है, सी आ रहा है, प्रभाकर शेखरन का बी आ रहा है, अरविंद का बी, खुशी राय का RYB, डबल रवि शर्मा का ए आ रहा है, अतुल का ए आ रहा है, अतुल गुप्ता का ए आ रहा है, अमेजन टेक वर्ल्ड का आ रहा है बी, अतुल गुप्ता का ए आ रहा है। बस अतुल 2-3 बार आपने ए बोल दिया, 3 बार ए बोल दिया तो कोई बात नहीं, मैंने पढ़ लिया कमेंट। अमित का बी आ रहा है, अमित बाबू का बी आ रहा है। सर व्हाट इज द ओवर रीच और अंडर रीच इन रिले। ओवर रीच अंडर रीच देखो बता देता हूं मैं आपको। ये RX डायग्राम होता है रिले का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कौन सा रिले का है, तो ये इंपीडेंस रिले का है। तो इंपीडेंस रिले का ये जो रेडियस होगा, फॉर एग्जांपल तो ये क्या होगा, Z होगा। क्यों Z होगा, कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ना, ये दो आप Z निकाल सकते हैं। अगर ये पूरा प्योर सर्कल है तो प्योर सर्कल अगर ये नहीं है, ठीक है, तो ये इस अगर फॉल्ट का इंपीडेंस निकाल के कैलकुलेट किया और कैलकुलेट होने के बाद इसमें आ गया वैल्यू, तो रिले ऑपरेट होता है। अगर वैल्यू यहाँ पे निकल गई तो रिले ऑपरेट नहीं होगा, यहाँ पे निकल गई रिले ऑपरेट नहीं होगा, यहाँ पे निकल गई रिले ऑपरेट नहीं होगा, यहाँ पे निकल गया तो रिले ऑपरेट नहीं होगा। तो हर रिले का एक जोन होता है, हर रिले का एक जोन होता है। उस जोन में अगर फॉल्ट हो जाए, उस रीजन में फॉल्ट हो जाए तो वो रिले वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। अगर फॉल्ट होता है और किसी कारण से जोन में ही फॉल्ट हुआ और किसी कारण से उसकी वैल्यू बढ़ गई, जैसे फॉल्ट का इंपीडेंस जुड़ गया, ध्यान से समझना। अगर फॉल्ट का इंपीडेंस है 10 ओम, तो 10 ओम का फॉल्ट होगा, जहां फॉल्ट होगा वहां इंपीडेंस निकालेंगे, 10 ओम निकल जाएगा तो इसके अंदर आएगा और रिले काम कर जाएगा। समझना बात को। पर फॉल्ट का इंपीडेंस इसमें जुड़ गया, कितना, 2 ओम, तो टोटल इंपीडेंस हो गया भैया 10 + 2। तो फॉल्ट तो रीजन में हुआ है, रिले को ऑपरेट कर भी जाना चाहिए, पर फॉल्ट इंपीडेंस 2 ओम बढ़ने के कारण 12 हो गया तो रीजन से बाहर वैल्यू आ गई, और रीजन से बाहर वैल्यू आ गई तो ये हम इस केस में ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका ओवर रिच, मतलब रिच नहीं कर पाए। और फॉल्ट प्री डिफाइंड वैल्यू से कम आ जाए तो अंडर रिच होता है। तो ओवर रिच अंडर रिच यही कहलाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा है RYB सीक्वेंस होता है R फॉलोड Y फॉलोड B और B फॉलो R।
तो आप कैसे भी लिख सकते हो, तो बी फॉलो आर, आर फॉलो वाई, ऐसे भी लिख सकते हो वाई फॉलो बी, बी फॉलो आर। यही सीक्वेंस होना चाहिए, आर वाई को फॉलो करे, वाई बी को फॉलो करे, बी आर को फॉलो करे। तो ये फेज सीक्वेंस भी सेम है, ये फेज सीक्वेंस भी सेम है और ये फेज सीक्वेंस भी सेम है। ठीक है, क्लियर है। पर यहां क्वेश्चन है कि फील्ड करंट को रिवर्स कर दिया जाए तो फेज सीक्वेंस क्या होगा, तो फेज सीक्वेंस आर वाई बी ही होगा। सो आंसर इज ए बी। तो आंसर इज ए बी। जिनका बी आंसर है वो राइट आंसर है, आर वाई बी, आर वाई बी। ठीक है, ए किसने दिया, ए गलत है, आकाश दास ए गलत है, ऋतिक बी सी गलत है। फेज सीक्वेंस इज नॉट डिपेंड ऑन द फील्ड करंट। हाँ प्रभाकर राइट है, फील्ड करंट पे फेज सीक्वेंस डिपेंड नहीं करता। चलिए इसका एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो रेडी हो आप सभी लोग, तो कमेंट कीजिए सर हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जल्दी से। जल्दी से बताओ। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछिए फेज सीक्वेंस में जिसका लेवल बहुत ही अच्छा हो। अगर वो हम आंसर दे देते तो हमें फेज सीक्वेंस का सारा नॉलेज आ जाएगा। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, या आप थम्सअप भी दे सकते हो, थम्सअप से इतना लिखने में टाइम खराब ना करो, थम्सअप दे दो कि हाँ सर यस यस वो क्वेश्चन जरूर पूछिए। चलिए देखते हैं ये सॉल्व किससे होता है। क्वेश्चन क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, कितने पोल का, 4 पोल का। उसकी स्पीड कितनी है भैया, 440 आरपीएम। फॉर एग्जाम्पल 440 आरपीएम है, ठीक है। 4 पोल का है तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी भैया, तो 1500। इससे तुम क्या निकाल लोगे, स्लिप, तो स्लिप निकल जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा स्लिप निकल जाएगा, ये निकलेगा 4%। 4% स्लिप निकल गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब क्वेश्चन क्या, ये मैंने पूरा सीन समझा दिया कि ऐसा कोई इंडक्शन मोटर वर्क कर रहा है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इफ फेज सीक्वेंस रिवर्स्ड, एक सेकेंड, if any two phase interchanged then slip। कमेंट करके बताइए इसका आंसर, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। देखें इस टाइप का क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पाता है। अरविंद का आंसर आ सेम, तरुण का हेलो सर, हेलो तरुण, आकाश दास का सेम, पृथ्वी विश्वास का सेम 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 सेम। चलिए 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 चलिए, नोट चेंज सेम आएगा, सेम रहेगा, सेम आएगा, सेम रहेगा, सेम आएगा, सेम रहेगा। अमित यादव का 1.96 स्लिप आ रहा है, 1.96 स्लिप आ रहा है, स्लिप 1 से ज्यादा आ रहा है। प्रभाकर का इक्वल आ रहा है, अमेजन टेक का स्लिप बोल रहे 2 आ रहा है। खुशीराज स्लिप सेम रहेगा सर, ठीक है खुशीराज, देखते हैं 2 फेज सीक्वेंस डू नॉट डिपेंड, ओके ओके ओके, 2 स्लिप रहेगा सर, 2.4% रहेगा। ठीक है, ब्रेकिंग मोड ओके ओके ओके। 2 माइनस होगा सर 4%,
1.6 होगा, 4 ही होगा सर रवि शर्मा। तो मैक्सिमम लोगों का कहना सेम रहेगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, बस उतना पता है स्लिप कैसे निकाली जाती है। तो यही तो है कि आपको उतना डेप्थ में नॉलेज नहीं होता, और जब कोई डेप्थ में क्वेश्चन आ जाता है तो यही सब बच्चे जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती बेसिक का, वो गलती कर बैठते हैं। देखिए ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन को, ये है अपना स्टेटर और ये है अपना रोटर। ये स्टेटर का फील्ड, ध्यान रखिएगा इधर से स्टेटर का फील्ड कितनी स्पीड पे घूमता है सर, तो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है। और रोटर भी उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में स्टेटर का फील्ड घूमता है। तो रोटर तो उसी दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज हमने मान लिया। इसकी स्पीड कितनी, nr। यहां से स्लिप निकाला जाता है, तो यहां से स्लिप निकलता है ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं ना भाई, तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो सेम डायरेक्शन वाले में क्या हो जाता है, हाई स्पीड माइनस लो स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाती है तो हम रिलेटिव स्पीड प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होती है, रोटर स्पीड कम होती है, तो इनका रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो रिलेटिव स्पीड निकलता है ये, और इसको जब हम सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड देते हैं तो स्लिप आता है। और ये स्लिप आपकी दे रखी थी कितनी, 4%। मैंने बोला फेज सीक्वेंस चेंज कर दो, तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा सिंपल सा बात, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन फेज सीक्वेंस। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन फेज सीक्वेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर अगर आप जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर का तो फील्ड रोटर पे देते हैं, वो डीसी देते हैं, पर यहां पे तो एसी सप्लाई देते ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई क्या दी जाती है, एसी। जिसको ये आंसर नहीं पता, जिससे गलत हुआ देख लो, शायद आपके नोट्स में ये क्वेश्चन ना मिले या कॉन्सेप्ट ना मिले, तो इंडक्शन मोटर का अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा अगर आप अच्छे लेवल का पेपर देते हो तो हमने 3 पे सप्लाई दिया, उसका फेज सीक्वेंस था आर वाई बी। उस केस में स्टेटर पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना जिसकी स्पीड कितनी थी, एनएस, और जिधर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में, रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है। आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटर इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की डायरेक्शन स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही होती है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज, पर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू कम होती है मैग्नीट्यूड में, तो इनका डिफरेंस ही स्लिप होता है, इनका डिफरेंस ही क्या होता है, स्लिप। पर आपने अब क्या कर दिया, फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया, फेज सीक्वेंस को क्या कर दिया, चेंज होने के कारण ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, इस डायरेक्शन में। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और उस समय रोटर अभी घूम ही रहा है तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो अब स्लिप क्या हो जाएगी भैया, अब स्लिप हो जाएगी ns प्लस एन आर डिवाइडेड बाई ns इंटू 100। तो इससे स्लिप निकाला जाए तो 1500 प्लस 1440 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, तो स्लिप आ जाएगा 1.96%। 1 स्लिप परसेंटेज में नहीं, ऐसे ले लो, ये आ जाएगा, ये आएगा भैया स्लिप। जहां पे पहले स्लिप कितनी थी, तो पहले स्लिप थे सर 0.04। इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब तो 4% होता है, इसी का क्या मतलब होता है 4%, और यहां पे स्लिप क्या निकल गया 1.96। तो फेज सीक्वेंस अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर का चेंज कर दोगे तो रोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, और स्लिप पॉजिटिव से 0 से 1 के बीच में रहता है मोटरिंग मोड में, तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, और ब्रेकिंग मोड में चला जाता है। तो ब्रेकिंग मोड में स्लिप क्या होगा, ग्रेटर देन 1। मोटरिंग मोड में स्लिप क्या होगा, 0 से 1 के बीच में, और जनरेटिंग मोड में स्लिप क्या होगा, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में आएगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, क्लियर है ये। टू माइनस स्लिप ही बताते, मेरा नाम अविनेश, तुम्हारा आंसर राइट है, डोंट वरी, ठीक है। अमित, हाँ ठीक है, ये समझ आया।
जो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया स्लिप के बारे में, फेज सीक्वेंस के बारे में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, अगर किसी ने ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट देखा है या आपको समझ पहली बार में आ गया है तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप दो, मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं 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 रितेश कुमार, रोटर अपने इनर्शिया में रोटेट करता रहेगा, पहले फेज सीक्वेंस बदलेगा तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तब जाके रोटर उसके उस डायरेक्शन में घूमने के लिए रिवर्स रोटेट करेगा। रिवर्स रोटेट करने के लिए पहले उसकी अपनी 1400 आरपीएम से इसकी स्पीड क्या होनी पड़ेगी, 0, और 0 होके फिर वो रिवर्स रोटेट करने लगेगा। ठीक है, जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ही रोटर भी रिवर्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक 1440 आरपीएम पे घूमने वाला अपने स्विच तुरंत उल्टा कर दिया तो तुरंत उल्टा नहीं हो जाएगा, कुछ समय लगेगा उसको उल्टा होने में, चाहे वो 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड लगे। गुटेन मॉर्गन कौशल, ठीक है। ऋषु समझ में आया? हाँ, जनरेटिंग मोड में स्लिप निगेटिव होता है, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ओके। नेक्स्ट भैया, कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आपको परेशान करेगा, ठीक है। चलिए ये भी बता दीजिए, ये क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दोबारा लाया हूं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको धुआं कर दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। क्योंकि कोयला जलाना है तो धुआं होगा। सर इसका टॉर्क स्लिप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऋषु, ये टॉर्क स्लिप का ग्राफ बना लो ना यार, क्या है तुम भी। ब्रेकिंग, मोटरिंग, जनरेटिंग। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसका आंसर हाँ बी होगा। ठीक है, किसने पूछा था? हाँ ठीक है, हो गया ना ये। चलिए नेक्स्ट, राइट है ये राइट आंसर है। याद देखिएगा, इसमें मुझे जो बताना था थर्मल, न्यूक्लियर, और यहां पे ले लो हाइड्रो, 2 पोल। यहां पे पोल वेरी करता है, 10 से लेकर 120 तक हो सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड, यहां पे क्या होगा, लो स्पीड। यहां पे सिलिंड्रिकल टाइप होगा, और यहां पे सैलिएंट टाइप होगा। इसका डायमीटर स्मॉल, लेंथ लार्ज, यहां पर डायमीटर लार्ज, लेंथ। ये याद रखिएगा। हाँ, यूएसए में 60 हर्ट्ज है। कौशल किशोर राइट है, ठीक है। हाँ, छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। बताइए इसका आंसर, बताइए भैया इसका आंसर बताइए जल्दी से, बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऋषुराज 40 पोल पे 300 आरपीएम, फिर सॉरी बोल के 20 पोल। जब पूछूं तब कमेंट किया करो, जब मैं क्वेश्चन देता हूं क्वेश्चन को बनाने में दिमाग लगाओ, क्योंकि ये बनाओगे तो एग्जाम निकलेगा, फालतू के कमेंट से एग्जाम्स नहीं निकलेंगे। ये बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो सब बोलो कि सर इसको बनाइए, इस टाइप की चीजें आप मुझे बताओ, ठीक है। इसका आंसर अभी तक नहीं आया, इसका आंसर अभी तक नहीं आया।
इसका आंसर अभी तक नहीं आया। अक्षय का आ गया आंसर, डी बता रहे हैं अक्षय। ठीक है, चेक करेंगे। प्रभाकर का ए आ रहा है, खुशी का आंसर डी। एबीसीडी में दो क्योंकि आंसर एक जैसे हैं, आप कमेंट एबीसीडी में दीजिएगा। बाबूलाल का ये आंसर आ रहा है, बनाए, बना दूंगा। कौशल एबीसीडी में आंसर दो, कौशल एबीसीडी में आंसर दीजिए जल्दी से। अवनेश का 1 आ रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दीबाजी अपन नहीं कर सकते, कोई शॉर्ट ट्रिक तो लगता नहीं है, तो इसको पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व करना पड़ेगा। और डाटा इस तरीके का दिया जाता है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो। नंबर तो आपको एक नंबर वो दे देगा फ्री में, एग्जाम वाला यही चाहता है कि भैया इसका ये क्वेश्चन है, इजी है, बनाओ, ले जाओ एक नंबर, पर इसको बनाने में समय दो। तो समय और नंबर का जानते हो क्या खेल है, ज्यादा नंबर चाहिए तो समय, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा, और ज्यादा समय दे दिए तो क्वेश्चन कम सॉल्व होंगे तो नंबर कम आएंगे। ठीक है, समझिए। बहुतों ने राइट बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए लोड फैक्टर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो एक फॉर्मूला ये भी है, एनर्जी जनरेटेड एनुअली डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड, और एक साल में कितने घंटे, तो सर इतने घंटे। ये कैसे आया सर, डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो कुछ बात नहीं है बच्चा पार्टी, 24 × 365 दिन कर लेना, यही आएगा। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लिया करो ना, क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनको तो समझ आएगा, जिनके लिए नया है उनके लिए दिक्कत है। हमें ये निकालने पूछ रहा है, देखो यहाँ पे पूछा ना टोटल एनर्जी जनरेटेड इन ए ईयर, ये पूछा है, तो लोड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो लोड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड और 8, 7, 6 जीरो को मल्टीप्लाई कर दो। लोड फैक्टर कितना सर 40%, मैक्सिमम डिमांड कितना 100, कितने घंटे, तो ये घंटे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से ये जीरो हटा दो और इसको यहां से हटा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 7, 6 पे 00 × 4 kWh, इसको गुना कर दीजिए थोड़ा सा, तो 0, 0, 6 चौक 24 के 4, 2 हाथ में 28, 2 30, 3 हाथ में, और 8 चौक 32 और 3 35। देखते हैं कहाँ पे ये आंसर दिख रहा है, एक जैसा आंसर। हाँ भैया, ये आंसर होगा ए, जिनका ए है राइट आंसर, जिनका ए है राइट आंसर है। बहुत सही, बहुत सही सर, ए आ रहा है। हाँ अमित, ए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए एवरेज लोड निकाल के कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको जो जचे, जो फॉर्मूला जचे उस फॉर्मूले से कीजिए। नेक्स्ट बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर, बताइए इसका आंसर, बताएंगे सभी बच्चा पार्टी आंसर बताएंगे। और आज आपको सारे पावर सिस्टम के एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा, एक कंबाइंड कर दूंगा सभी पीडीएफ को, 10 क्लास हुई 10 क्लास का क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। डालने के बाद उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, विदाउट आंसर सॉल्व कीजिए और फुल मार्क्स ला के दिखाइए। अगर कहीं पर अभी भी मिस्टेक हो रहा है तो उस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लेना, और वो कम से कम 300 टाइप के क्वेश्चन आप करके जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेलीग्राम अपना चैनल है, उसको आप सर्च कर लीजिए। अगर जुड़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो उसमें जुड़ जाइए। उसमें डाउट क्लास का हर एक पीडीएफ वहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, अतुल बता दिया मैंने, फिर अगेन वो क्वेश्चन दोबारा नहीं। इसका आंसर बताओ, टेलीग्राम ये लिखना टेलीग्राम पे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म।
चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। पर यूनिट इंपीडेंस निकालना भैया, देखो। और इसका एक आसान क्वेश्चन ये दिया और एक दो क्वेश्चन आगे जो ट्रिकी है, तो ट्रिकी जो कर गया वो बच गया, क्योंकि वो ट्रिक में फंसना मस्ट है। देखिएगा बहुत से बच्चे उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। सेम यही क्वेश्चन है पर तो ट्रिकी क्वेश्चन है। अब वो ट्रिक क्या है वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बच्चों के आंसर से पता चलेगा। गुड इवनिंग रॉयल। चलिए आंसर नहीं आ रहे भैया, क्या बात है, ये बन नहीं रहा क्या? इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या आप लोगों से? क्या बात हो गया? प्रभाकर का बी आ रहा, अतुल का बी आ रहा सर। अभी डिप्लोमा कर रहे हैं सर 3rd सेमेस्टर में। कोई बात नहीं रंजन, डिप्लोमा कर रहे हो ना, करते साथ ही। हम लोग के टाइम पे तो ऐसा नहीं था। बहुत से बच्चे हमारे टाइम पे बीटेक और डिप्लोमा करते थे, दोस्त यार तो सिर्फ डिप्लोमा बीटेक ही करते थे, तैयारी नहीं करते थे। आपको तो इतनी अकल आ गई ना कि डिप्लोमा बीटेक के साथ साथ तैयारी करनी है। तो जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो आपको तैयारी क्या होती है, एमसीक्यू क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है, रिवीजन कैसे करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इस सबका नॉलेज तो होगा। उस समय हमारे टाइम पे तो ये सब नॉलेज भी नहीं हुआ करता थे। तो जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो उठा लो। नहीं बन रहा, विनाश का भी नहीं बन रहा। ओके 3rd सेमेस्टर, क्या बात है, ये क्वेश्चन ज्यादा ही टफ दे दिया क्या मैंने? आओ, जिससे नहीं बन रहा देखो, पर यूनिट इंपीडेंस निकालना है तो मैं कुछ नहीं निकालूंगा, पहले पर यूनिट इंपीडेंस का फॉर्मूला लिखूंगा। दो 200 kVA, यहाँ पे 13.2 किलो वोल्ट। अब यहाँ MVA दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है MVA, और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है भैया, क्या दे रखा है, KVA दे रखा है। ऐसा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन है कि सर ये केवीए में है तो इसका क्या करें हम, तो केवीए में है तो इसको एमबीए में बदलिए। तो एमबीए में बदलने के लिए भाग दे देंगे इसको किससे, हम लोग क्या दे देंगे इसको, भाग हम इससे, ठीक है। जल्दी से कीजिए इसको सॉल्व। केवीए है उसको हम लोग भाग किससे दे देंगे, इससे जेड निकालिए क्या आ रहा है देखें, जेड बेस निकाल के बताओ, सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके बताओ मुझे। मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा क्या? चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूं। चलिए देखिए यहां पे एक सेकंड रुक जाओ, और थोड़ा इजी कर देता हूं आप लोगों के लिए, और थोड़ा इजी कर देता हूं, ठीक है। अब तो ऐसे लिख लो, बेस का स्क्वायर बेस ए, लो ऐसे लिख लो, किलो और एनबीए के चक्कर में ना पड़ो। कितना किलो वोल्ट है भैया, तो ये है सर 13.2 किलो वोल्ट है। किलो वोल्ट को मैं क्या लिखूं, ध्यान से देखिएगा, तो सर किलो वोल्ट को आप ऐसे लिख दीजिए, हो गया ना वोल्ट। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। यहाँ पे 200 केवीए लिखा हुआ है तो 200 ले लीजिए, किलो के लिए क्या लिख लीजिए 10 के पावर 3 वीए, कुछ नहीं है, ऐसे लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। यहीं पर फंसोगे, यहीं पर, यहाँ पे यही चीज़ तो मैं पूछने वाला था आप सभी से, ठीक है।
अगर ऐसे करना तो ऐसे कर लो, तो इसको मैं क्या लिखूँ 13.2 इंटू 13.2 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 के पावर 3। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो ये 10 के पावर क्या हो गया 3 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे सभी लोग 13.2 इंटू 13.2 13.2 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये आ जाएगा ये, ठीक है, और ये कट गया डिवाइडेड बाई 200 तो ये क्या निकल गया भैया जेड बेस। मुझे निकालना जेड पर यूनिट, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है भैया 75। एक्चुअल वैल्यू कितनी है 75, ये कितना निकला 174.24 और नीचे 200 है तो वो कहाँ चला जाएगा, तो 200 सर चला जाएगा ऊपर, तो 200 चला गया ऊपर, तो 75 इंटू 200 15,000 डिवाइडेड बाई 174.28। क्या गड़बड़ी कर दी मैंने, 86.088 टाइपिंग मिस्टेक है क्या, यही आएगा, ये वाला आंसर होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है 86.086। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, हाँ ठीक है 174.2 आ गया सर, सी आंसर आ रहा है, ठीक है, ओके। हाँ वो थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, सी आंसर होगा। याद रखिएगा ये एमबीए नहीं है, यही तो ट्रिक था इसमें। एमबीए की जगह क्या दे रखा है, केवीए दे रखा है, ठीक है। तो आप एमबीए केवीए की जगह ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, VA स्क्वायर अपॉन A। यहाँ पे K लगाते हैं ना तो K का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे K का स्क्वायर मतलब 10 के पावर 6, तो यहाँ पे क्या लग जाता है M लग जाता है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इन दोनों को हटा दो, VA बेस स्क्वायर अपॉन VB स्क्वायर अपॉन VA बेस। चलिए नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर। पर यूनिट सिस्टम क्या है, बेसिक क्वेश्चन पूछा हूं, गलती मत करना। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था मैंने, गलती मत करना, जस्ट फॉर्मूला लिखा था मैंने, अभी गलती मत करना, जस्ट फॉर्मूला लिखा था मैंने अभी। जस्ट फॉर्मूला लिखा था पर यूनिट का, फिर लिख देता हूं कि आपको पढ़ने में इजी हो। लो A अपॉन बी इक्वल टू PU होता है, पटना यूनिवर्सिटी इक्वल टू आरा बटे बलिया, आरा बलिया दोनों बिहार में है, तो PU क्या हो गया पटना यूनिवर्सिटी। एक्चुअल अपॉन बेस, हाँ सबको पता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी को यूनिट टू द बेस वैल्यू ऑफ रेफरेंस वैल्यू ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है, राइट आंसर। बच्चा पार्टी सब में टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट आइए इसका बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही साधारण सिंपल और बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा है। इतना टाइप कर देते हो ऋषु राजगुप्ता, बाप वेरी गुड। ए लिखने का जगह इतना टाइप, इतना फ्री टाइम है तुम्हारे पास। बलिया यूपी में है, बलिया बिहार में भी है, आरा बलिया छपरा, अच्छा यूपी में, यूपी में भी है, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बॉर्डर पे ही तो पड़ता है फिर तो। चलिए चलिए इसका आंसर बताओ जल्दी से। ABCD कांस्टेंट है ना, तो ABCD कांस्टेंट का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट निकलता है AD माइनस BC। अब ट्रांसमिशन लाइन हो या कोई भी, दोनों हो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, दोनों की जो वैल्यू आती है वो A निकलती है। AD माइनस BC दोनों की वैल्यू क्या निकलती है, A निकलती है, AD माइनस BC। अब देखते हैं, AB नहीं, AD प्लस BD नहीं, AD AC नहीं, यहां पर है
यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लिया जाए, -1 कॉमन ले लें इसमें से, तो ये हो जाएगा AD माइनस BC, और यहाँ पे भी -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा AD माइनस BC इक्वल टू 1। सी आंसर होगा। थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ वही चीज है जो आपको आंसर पता है। चलिए, A इक्वल टू सिमेट्रिकल होता है, और ये जो कंडीशन होती है रेसिप्रोकल का होता है। और आप सभी को बता दूं, आज मंडे है, वेडनेसडे को जो क्लास होगी वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, 4 बजे से मैं ही क्लास लूंगा। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन करके रखना। जब मैं क्वेश्चन दूं तो सर ये नहीं पता ये कैसे किया, वो नहीं पता वो कैसे किया, मैं क्वेश्चन दूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको आंसर लाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम कन्वर्जन से करेंगे, तो कन्वर्जन करके रखना सारी चीजें। मैं एक्सेस 3 कोड भी पूछूंगा, ग्रे कोड भी पूछूंगा, एंड गेट, नॉट गेट सारे पूछ लूंगा, हेक्सा, बाइनरी, डेक्टा, ऑक्टल, डिक्टा, सब चीज कुछ भी पूछ सकता हूं मैं आपसे, तो आप सारे रिवीजन करके रखना। नेक्स्ट बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, डाटा बदल बदल के मैंने प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है आपके लिए। हाँ, डिजिटल देखते हैं खुशी, आप डिजिटल का रिवीजन करके आना, सारे आंसर आपके राइट होने चाहिए, ठीक है। नाम भी खुशी और आपका सिंबल भी हैप्पीनेस वाला है, हैप्पीनेस विक्ट्री साइन। तो चलिए देखते हैं डिजिटल में क्या बच्चे परफॉर्म करते हैं। और डिजिटल है ना, बेसिक बहुत अच्छे रखिए, डिप्लोमा में बेसिक जिसका स्ट्रांग है ना, याद रखिएगा उसके पेपर आराम से क्लियर होंगे, क्योंकि एडवांस लेवल पे जाके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर आपसे अगर कोई छोटा सा चीज पूछ दिया जाए ना, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं है भैया, 33 है ना, 2 बार 33 लिख दो, कितना हो में 3 है, 11 बार में 3 3 3 3 3 6 3, मेगा ले लो, 3 6 3 का है ये रहा। इसका आंसर बताइए। लो करो, प्रैक्टिस करो, बताओ। हाँ खुशी, यही है आंसर। छोटा छोटा क्वेश्चन बीच में इजी दे देता हूँ कि आपसे बने और आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो, नहीं तो लगातार 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप तो नर्वस हो जाओगे। नर्वस नहीं होना है ना। एग्जाम के दिन दिमाग शांत रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि हमने बहुत अच्छी रिवीजन, अच्छी प्रैक्टिस करके आया हूँ, जीके मैंने पढ़ रखी है, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, ये अपने आप को विश्वास देते हुए क्लासरूम में बैठिए, ठीक है। क्लियर है। जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, टेक्निकल पहले, जीके बाद में, तो एग्जाम में भी वही रखना। एग्जाम में कोई नया करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आपको जीके पहले करना, टेक्निकल बाद में करना है, तो प्रैक्टिस भी आप घर पे वैसा ही करना जैसे आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, ठीक है। जब टेस्ट सीरीज देते हो तो टाइमर लगा के किया कीजिए कि हम ये टाइम लगा के टाइम के साथ ही टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है। पॉइंट वैल्यू ऑफ 4 ओम निकालना, फिर वही है 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा kV बेस का स्क्वायर अपॉन MVA बेस का स्क्वायर, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू MVA बेस बाई kV बेस, MVA बेस बाई kV बेस। अब MVA नहीं पता तो आप ऐसे लिख लो, MVA किलो वोल्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे लिख लो, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको जैसा दे रखा है वैसा रख दो। 4 का तो 4 है, ये कितना दे रखा है 100 किलो का क्या लिख दूं मैं 3V है, और इसका क्या दे रखा है 10, इसको क्या लिख दूं मैं किलो का 3V, तो 3 से 3 कट गया, 10 से 10 100 दे रखा है ना, 10 से 1 कट गया, तो ये हो गया 40। ठीक है, 40 ही तो आएगा ना, कितना आ रहा है, गलत कर दिया क्या मैंने, क्या मैंने गलत कर दिया क्या, जल्दी से बताओ। एक्चुअल अपॉन क्या करना है, बेस करना है, ठीक है।
एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो जेड बेस निकाल लो, जेड बेस किलो कितना हुई है, किलो में 10 का, ठीक है, और ये दे रखा है 100 kVA। चलो जल्दी से इसका आंसर क्या रहा है, केवी का स्क्वायर होगा ना सर, हाँ केवी का स्क्वायर कर देंगे, सी आंसर आ रहा है, सी आंसर है, जेड बेस 1000 आ जाएगा, जेड बेस 1000 आ जाएगा, ठीक है, कमलेश का सी आ रहा है, जेड बेस नहीं पूछा हूं मैं, आंसर पूछा हूं, जेड बेस तो निकल जाएगा, ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है, आंसर 0.004 पर यूनिट। सर इंपिडेंस रिले की फॉल्ट के लिए होता है फेज फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट या इनमें से कोई भी, फेज फॉल्ट, इंपिडेंस रिले, डिस्टेंस रिले, फेज फॉल्ट के लिए। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना, पूछा कुछ और गया है पर आप कुछ और कैलकुलेट कर दोगे, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो समझ के। हाँ आज पावर सिस्टम की लास्ट क्लास है एमसीक्यू, कल हम नेक्स्ट क्लास हम लोग डिजिटल पढ़ेंगे खुशी, और आज तक का जितनी भी क्लास का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है उसका फ्रेश क्वेश्चन रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, खाली क्वेश्चन और एमसीक्यू के ऑप्शंस, ऑप्शन क्वेश्चन, उसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपसे राइट होने चाहिए। अर्थ फॉल्ट के लिए तो रिएक्टेंस रिले यूज होता है ना, हाँ सर पंकज, अर्थ फॉल्ट के लिए रिएक्टेंस ले लेते हैं, बिकॉज अर्थ का इंपिडेंस, अर्थ का जो रेजिस्टेंस है रिएक्टेंस में ऐड नहीं होता, जिसके कारण से फॉल्ट का इंपिडेंस फॉल्ट कैलकुलेशन में प्रभावित ना करे, इसलिए फेज अर्थ फॉल्ट के लिए रिएक्टेंस रिले लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंस में सिर्फ एक्स होता, आर नहीं होता, और आर अगर जुड़ भी जाए उसमें तो वो ऐड नहीं हो पाता, तो फॉल्ट का जो इंपिडेंस में आर आता है, आर से फॉल्ट का कैलकुलेशन बदल जाता है, तो फेज फॉल्ट जो होता है वो अलग होता है, अर्थ फॉल्ट होगा उसमें रिएक्टेंस ले लेंगे। सेवन 7.5 आ रहा, सी आ रहा, ए आ रहा, देखो अब यहां आंसर होने लगे अलग, भैया मैंने आपसे सिर्फ पिकअप वैल्यू पूछी है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पीएसएम नहीं पूछा है, तो बी केयरफुल। तो आई पिकअप इक्वल टू रिले सेटिंग इनटू सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी। रिले सेटिंग कितना 150%, सीटी का सेकेंडरी कितना 5, ठीक है, 3 टाइम्स में 2 टाइम्स में 15/2, सी आंसर आना चाहिए भैया, सबका सी आंसर आना चाहिए। पीएसएम के लिए फॉल्ट करंट देता है सर, हाँ चंदन, ओके वेरी गुड। रिलक्टेंस रिले डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल, रिलक्टेंस या रिएक्टेंस, क्लियर करके बात करो। नेक्स्ट आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास ओवर। आप प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल तो जितना भी प्रैक्टिस कराओ कमी है, न्यूमेरिकल के लिए आपके पास बुक है, मैंने टॉपिक आइडेंटिफाई करवा दिया आपको, वो टॉपिक से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल आप कर जाना, और उस टॉपिक को न्यूमेरिकल वाले कॉपी के फर्स्ट पेज पे जरूर लिख लेना कि विकास सर ने ये बोला, ये टॉपिक के न्यूमेरिकल मुझे कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे पेपर में आना ही आना है। न्यूमेरिकल के 2 फॉर्मेट है, एक बेसिक न्यूमेरिकल डाटा वाला कर लेना, और एक अगर उस न्यूमेरिकल का कोई सॉलिड फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को भी पढ़ लेना, क्योंकि फॉर्मूला भी डायरेक्ट कभी कभी उठ के आ जाता है, तो फॉर्मूला और छोटे मोटे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस स्लाइड में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि जेई लेवल पे पावर सिस्टम से कहां से न्यूमेरिकल बनते हैं।
ठीक है, हाइट ऑफ टावर है ना, तो सेक डू नॉट डिपेंड ऑन एच, सो रिमेन अनचेंज्ड। सेक का फॉर्मूला क्या होता है भैया बताइए? ये होता है, इसमें हाइट नहीं है, एच नहीं है, ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। हाँ चंदन, हाँ प्रखर, राइट है, राइट है। प्रथमेश माने, सर माय फर्स्ट डे इन ए क्लास। वेलकम प्रथमेश। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम लोग पावर सिस्टम का। तो ये क्वेश्चन है सेक का, आप इसको कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे। डी आंसर आंख बंद करके, ठीक है आंसर ऋषु, आंख बंद करके। तो डी आंसर देखते हैं राइट है या नहीं। चंदन का तो सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। सेम क्वेश्चन है ना भाई, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, लोगों के आंसर मैच नहीं कर रहे। इससे पहले आप बता रहे थे सर हाइट पे डिपेंड नहीं करता, तुरंत डी कर दिया, मैंने सबका टिक कर दिया, 2-3 सेकंड में बन गए। एग्जाम वाला बस यही करेगा, हाइट की जगह कुछ और दे देगा, और बस उसी कुछ और देने के कारण आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आप इसको सॉल्व कैसे करें। इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप बच्चे की तरह तुरंत टिक करके निकल जाइए अगले क्वेश्चन पे, और थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन आ जाए तो स्मार्टनेस दिखाकर उसको राइट करके फिर आगे निकलिए। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ेंगे हम 4000-5000 लोगों से पीछे चले जाएंगे। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, अटेम्प्ट करना है, राइट अटेम्प्ट करना है। अब इस चीज को करने के लिए आपको जितना रिवीजन प्रैक्टिस करना है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरी कहाँ पे लैगिंग है, कहाँ पे लैगिंग नहीं है। कोई बताने के लिए बैठा नहीं है, क्योंकि आपका स्टडी कोई यूट्यूब पे नहीं देख सकता ना कि आप घर पे क्या पढ़ रहे हो। घर पे तो आप जितना पढ़ो आपको ऑनेस्टी आपको पता है। चलिए क्वेश्चन है सेक ऑफ ए कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन इज दिस। ये सेक दे रखा है। when the span is 250, स्पान मतलब दो टावर के बीच का लेंथ, जो यहाँ पे दे रखा है 250 मीटर, ठीक है। इफ द स्पान ऑफ सपोर्टिंग टावर इज इंक्रीज बाय 10%, स्पान को 10% बढ़ा दिया होगा तो सेक क्या होगा? तो इसको हम लोग मान लेते हैं सेक 1 L1, ठीक है। और सबको पता है सिंस सेक इक्वल टू ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 8T, देयरफॉर सेक इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो S1 प्रोपोर्शनल टू L1 का स्क्वायर और S2 प्रोपोर्शनल टू L2 का स्क्वायर। मुझे S2 निकालना है, तो S2 इज इक्वल टू, इसको भाग दे देंगे थोड़ा सा उल्टा, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, तो हाँ भैया ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो S2 की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। L1 250 है, 250 छोड़ दो, 250 को तो बात अभी नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। L2 कितना है? तो L2 L1 से 10% ज्यादा है, तो यहाँ पे L2 जाएगा 1.1 L1, और L1 तो L1 है ही, इसका कर दो स्क्वायर और ये हो जाएगा S1। तो L1 L1 कट गया, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आ जाएगा। 1.21 को S1 से मल्टीप्लाई कर देना, S1 कितना है 2.5 है, तो S2 इक्वल टू 1.21 इंटू 2.5 होगा। इसको जल्दी से हम थोड़ा गुना कर लेते हैं, बच्चा पार्टी का देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1.21 इंटू 2.5, तो ये आंसर आ जाएगा दिस। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। आंख बंद करके जिसने डी दिया होगा वो गलत है। चलिए सी, तो तुक्का मारा मैंने, कोई टाइम भी नहीं है अभी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सुनील कुमार आपका डी आंसर आ रहा है, गलत है। अवनेश का राइट है, अखिलेश यादव का सी राइट है, ठीक है। प्रीवियस वाला था, ठीक है ठीक है ठीक है सर जी, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। ओके कोई बात नहीं, एक अंदाजा हो जाना चाहिए आपको कि क्या लेवल का पेपर है, क्या जाएगा। और कितना क्वेश्चन कराऊं? चलिए लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के पढ़िए।
पावर सिस्टम का डाउट होगा तो ये नंबर पे डाउट भेज दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस। ये होता है ओपन सर्किट मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट दे रखा है 100 और 121, ये हो गया 100, ये हो गया 121। 100 का बाहर आ गया 10, 21 का आ गया 11, तो 110। चल ठीक है, कोई बात नहीं दिनेश, कमजोर और ताकत की बात नहीं है। देखो पढ़ने और लिखने में कोई कमजोरी वाली बात नहीं होती है, सिंपल सी बात है। एक आयरन का पीस 2 टुकड़े करो और एक अपने बेड के पास रखो, सुबह शाम जब भी उठते हो उसको आराम से कपड़े से पॉलिश करो और अच्छे से तरीके से रखो, और एक उसी आयरन के पीस का टुकड़े को छत पे फेंक दो। 15-20 दिन के बाद क्या होगा कि जो पॉलिश करने वाला जो आयरन का टुकड़ा वो साइन करेगा और उसकी मजबूती बनी रहेगी, और जो छत पे फेंका हुआ है ना वो मॉइस्चर और इन्वायरमेंट के अकर में जंग लग जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है, आपने अपने दिमाग का जंग लगा रखा है, कभी प्रैक्टिस पॉलिश नहीं किया है, और जो बच्चा साल भर से रिवीजन प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी पॉलिश होकर वो साइन कर रहा है। बस यही डिफरेंस होता है स्टूडेंट में, और कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप नहीं समझ सकते और कोई दूसरा समझ सकता है, ऐसा साइंस में नहीं होता, मैथ में भी नहीं होता, इंजीनियरिंग में भी नहीं होता। जो आप समझ सकते हो वो भी समझ सकता है। उसने टाइम दिया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, आपने आराम किया, तो आपका आराम ही आज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो जस्ट पॉलिश का 2 ही फंडा है, रिवीजन, प्रैक्टिस। पॉलिश नहीं कर सकते तो जंग लगना मस्ट है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ये खत्म हो गया, ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक में एक बार और दिखा दूं, ये जल्दी से लिख लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल कर लेना, ये न्यूमेरिकल के टॉपिक है। यहां पे मैंने लिख दिया, देखिए किसके लिए, यहां से न्यूमेरिकल आपको ये दोनों एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए इस न्यूमेरिकल के टॉपिक को लिख लेना अपने कॉपी में। खुशी का सिलेक्शन श्योर, हाँ नजर लगा दो, है ना, अगर उसका सिलेक्शन श्योर तो बोल बोल के नजर लगा दो। अपने सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए सभी लोग। चलिए तो टाटा बाय बाय, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आज टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको फिर से करने हैं और फिर से उसको सॉल्व करके अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वेडनेसडे होगी 4 बजे से, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस करके आइएगा। स्टार्टिंग में कन्वर्जन और छोटी छोटी चीजें ही मैं पूछूंगा, उसमें देखते हैं क्या आपकी स्पीड है और क्या आपकी टाइमिंग है। उसमें कन्वर्जन में टाइम लगता है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपके एग्जाम्स में भी टाइम लेगा, इसलिए कैसे करना है क्या नहीं करना वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास इज फ्रॉम वेडनेसडे फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एट 4 PM ऑन इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। टाटा बाय बाय।